हेलो एवरीवन। आज अपन लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जी हाँ, ये वही चैप्टर है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATGCA देन व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कहने का मतलब यह है कि यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर नाइट्रोजनस बेसिस ATGCA ये वाले सीक्वेंस में है, तो दूसरे स्ट्रैंड पर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या होगा। ये मान लेते हैं अपन एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस पर नाइट्रोजनस बेसिस का ये जो सीक्वेंस गिवन है वो ये लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्यूरीन्स जो होते हैं उनकी बेस पेयरिंग होती है पायरिमिडीन्स के साथ, और आप ये भी जानते होंगे कि प्यूरीन का मतलब होता है आग, एडिनिन प्लस गुआनिन। तो प्यूरीन में क्या लगती है, आग, ऐसे याद रख सकते हैं। और पायरिमिडीन को करते हैं अपन कट। यदि अपन डीएनए की बात करें तो साइटोसिन और थाइमिन नाम के नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में मिलेंगे। तो अपन लोगों को ये देखना है कि एडेनिन जो है, ये भी आप जानते हैं कि एडेनिन जो है हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है ग्वानिन के साथ। तो यदि यहाँ पर एडेनिन है तो उसके सामने कौन आना चाहिए, थाइमिन। तो एडेनिन के सामने यहाँ क्या आएगा, थाइमिन। थाइमिन के सामने कौन आएगा, एडेनिन। ग्वानिन के सामने कौन आएगा, साइटोसिन। साइटोसिन के सामने कौन आएगा, ग्वानिन। एडेनिन के सामने अगेन थाइमिन। टी फॉर थाइमिन, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडेनिन। और यदि यहाँ पर जी है तो यहाँ पर आ जाएगा सी। सी है तो जी मतलब ग्वानिन, और ए है तो टी मतलब थाइमिन। तो सीक्वेंस क्या बना, यदि मैं सीक्वेंस को अलग से लिखूं तो टी ए सी जी टी ए सी जी टी। अब मुझे देखना है कि ऑप्शंस में ये वाला सीक्वेंस कहां पर गिवन है। तो TAC GTAC GT, मेरे ख्याल से ये रहा, जी हाँ, TAC GTA CGT। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर तो एडेनिन से स्टार्टिंग हो रही है और यूरेसिल होता नहीं है, यहाँ पर भी यूरेसिल होता नहीं है। वैसे भी अपन लोग तो सीधी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करें तो उससे ये सीक्वेंस आ रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है, वन प्यूरिन ऑलवेज फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ अनदर पायरिमिडीन। एडेनिन की स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन की स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, करेक्ट और इनकरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमको ध्यान देना चाहिए। इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो गलत ढूंढना है, 3 ऑप्शन अगेन कैसे होने वाले हैं, सही। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है प्यूरिन्स एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं प्यूरिन में लगती है आग। याद रखने का तरीका, मतलब प्यूरिन में क्या क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन। और अपन ये भी जानते हैं कि पायरिमिडीन्स को अपन करते हैं कट, CUT। तो C का मतलब क्या है, साइटोसिन। U का मतलब यूरेसिल, ये वो नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में होता है। और T का मतलब है थाइमिन, ये वो नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में होता है। ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए एज वेल एज आरएनए में होते हैं। लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थाइमिन होता है। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो पहले ऑप्शन में दिया है प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन्स में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। पायरिमिडीन के केस में दिया गया है कि साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये भी सही है, क्योंकि साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनस बेसेस आरएनए में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड, और ये पायरिमिडीन्स हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स में यदि बात की जाए तो एडिनोसिन और थाइमिडीन, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है, बिल्कुल सही है। यदि अपन बात करें एडेनिन नाम के नाइट्रोजनस बेस की, और एडेनिन नाम के नाइट्रोजनस बेस को यदि अपन पेंटोज शुगर के साथ लिंक करें तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है बेटा वो न्यूक्लियोसाइड होगा, और एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर का मतलब बन गया है एडिनोसिन। पेंटोज शुगर कौन सी वाली,
इन केस ऑफ आरएनए राइबोस शुगर, इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर। सिमिलरली थाइमिडीन कैसे बनेगा? इसी एडेनिन की जगह पर यदि मैं यहां थाइमीन जोड़ दूं पेंटोज शुगर के साथ तो क्या बन जाएगा? थाइमिडीन नाम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो थाइमिडीन और एडिनोसिन ये दोनों क्या हैं? जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्रोड्यूसेस अ न्यूक्लियोसाइड। तो ये दोनों क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड। हाँ, यदि हम इसी में फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ देते तो वो बन जाता न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसिन और थाइमिडीन तो बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये भी सही बात दी गई है, ये भी सही था। बचा कौन सा? ये वाला डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। जी नहीं, डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल नहीं होता, डीएनए होता है एसिडिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण उसका नेचर हो जाता है एसिडिक। तो ये गलत बात लिखी हुई है, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें 20% साइटोसिन गिवन है तो बताइए एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा। यदि अपन को एडेनिन का परसेंटेज फाइंड करना है तो आप जानते हैं चारगाफ रूल के हिसाब से एडेनिन ऑलवेज थाइमीन के इक्वल होगा और साइटोसिन ऑलवेज ग्वानिन के इक्वल होगा, क्योंकि प्यूरिन्स की बेस पेयरिंग पाइरिमिडीन के साथ होती है। तो यदि यहां पर साइटोसिन का कंटेंट दिया गया है, मतलब क्या दिया हुआ है? C इज इक्वल टू 20%। अब यदि C की वैल्यू यानी साइटोसिन की वैल्यू 20% दी गई है तो ग्वानिन की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए? 20%। अब ये दोनों मिलाकर टोटल कितना कंटेंट बना रहे हैं बेटा? 40% नाइट्रोजनस बेसिस। बचा कितना परसेंट? 60% नाइट्रोजनस बेसिस बच रहे हैं। 60% नाइट्रोजनस बेसिस में क्या मिलेगा? एडेनिन मिलेगा और थाइमीन मिलेगा, यानी एडेनिन और थाइमीन मिलकर बनाएंगे कितना परसेंट? 60%। ये जो 60% है इसी में से जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, तो एडेनिन और थाइमीन दोनों इक्वल रहेंगे, यानी एडेनिन कितना होना चाहिए? 60% का आधा 30%, और थाइमीन भी कितना होना चाहिए? 30%। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपसे क्या पूछा गया है? एडेनिन का मात्रा, तो एडेनिन की क्वांटिटी कितनी आई? 30%। इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा अपन देखते हैं। वैसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यदि अपन चाहें इसी को और दूसरे तरह से सॉल्व करने का तो दूसरे तरह से ऐसे सॉल्व करिए जैसे दिया हुआ है। आप जानते हैं A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100% नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आपको पता है A और T दोनों इक्वल होते हैं, तो A प्लस आपको ढूंढना क्या है? एडेनिन ही ढूंढना है, तो मैं T की जगह पर भी A लिख सकता हूं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू थाइमीन एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और उसके बाद यदि ग्वानिन और साइटोसिन के हिसाब की बात की जाए तो जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन होगा। तो साइटोसिन कितना दिया है? 20%। तो ग्वानिन के लिए भी मैं कितना कंटेंट लिखूंगा? 20%। साइटोसिन भी कितना परसेंट हो जाएगा? 20% इज इक्वल टू 100%। यदि मैं देखूं A प्लस A तो क्या हो गया भैया? ये 2A प्लस क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू क्या होगा? 100। अब यदि मैं इसी की बात करूं तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। 100 माइनस 40, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 30%। तो ऐसे भी आंसर बताया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 30%। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। एक मॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। यस, एक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल जिसको जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना है, उसमें रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब उसको अपनी नई कॉपीज बनानी आनी चाहिए। यस, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए से एमआरएनए की कॉपीज बनती हैं, ये प्रॉपर्टीज इन दोनों में है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। यस, अ जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, इट शुड नॉट चेंज सो इजीली। बिल्कुल सही बात है।
इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो म्यूटेशंस। यस, थोड़ी थोड़े म्यूटेशंस के चांसेस हमेशा जेनेटिक मटेरियल में रहने चाहिए, विच आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, जिसके कारण इवोल्यूशन होगा। ये बात भी सही है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यस, मेंडेल जी के बताए हुए नियमों के हिसाब से मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में भी जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है, चारों स्टेटमेंट सही है। आगे ऑप्शन में अपन को बताना है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल के होते हैं। तो यहां पर जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सभी स्टेटमेंट्स सही दिए गए हैं। देयरफॉर आंसर क्या लगेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? क्या ढूंढना है? करेक्ट। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, मतलब डीएनए एज वेल एज आरएनए में म्यूटेशन होता है। जी हां, होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट ए फास्टर रेट। यस, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, उस कारण से इसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल में अचानक से आने वाला चेंज, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल का मेकअप थोड़ा सा बदल जाता है, यही म्यूटेशन है। और आरएनए क्योंकि अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए, इसलिए इसमें म्यूटेशन जल्दी होगा। यह स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आरएनए शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आरएनए शो करता है, बिल्कुल सही। इसीलिए राइबोजाइम टर्म भी यूज होता है। आरएनए खुद एंजाइमेटिक एक्शन शो करने की ताकत रखता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू आरएनए। यूरेसिल आरएनए में होता है, ये अच्छी बात है। थाइमीन की जगह पर यह भी सही है, लेकिन इसके कारण क्या एडिशनल स्टेबिलिटी आती है? बिल्कुल नहीं। यूरेसिल के होने के कारण आरएनए की स्टेबिलिटी घटती है, ना कि बढ़ती है। यहां पर लिखा हुआ है कि यूरेसिल के कारण आरएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। जी नहीं, आरएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये हमको फोर्थ ऑप्शन में लिखा दिख रहा है। देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता भाई। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वही प्रोसेस कौन सी होती है? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप जानते हैं, यदि मैं इसको एक सेल मान लूं और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो सेल के न्यूक्लियस में अपन मान लेते हैं कि ये डीएनए है। इसी डीएनए से एक स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ये जो प्रोसेस है जो न्यूक्लियस में हो रही है, जिसमें डीएनए से बन रहा है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी की जा रही है एमआरएनए पर, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जा रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट। अच्छा, अपन को दोनों स्ट्रैंड्स दिए गए हैं डीएनए के। एक स्ट्रैंड डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा। यदि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बन रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो स्ट्रैंड जो कि अपनी इंफॉर्मेशन की कॉपी तैयार करवाता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में, हम उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या उसी स्ट्रैंड को बोला जाएगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड जिसको देखकर हम ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वो है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इटसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बट इट इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
अब यहां पर हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स दिए गए हैं। यदि ऐसे क्वेश्चंस को अपन को जल्दी से सॉल्व करना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है सेम टू सेम वही बेस सीक्वेंस एमआरएनए पर आता है, बस अंतर इतना सा है, डीएनए पर थाइमीन होता है, आरएनए पर थाइमीन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। तो यहां पर यदि अपन इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो यहां पर जहां जहां थाइमीन दिया हुआ है हम उस जगह पर यू यानी यूरेसिल लगा दें तो सेम टू सेम जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा वो एमआरएनए का रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है जी सी ए, अब जहां जहां थाइमीन है वहां वहां मुझे लगाना होगा यूरेसिल। तो मैं लगा सकता हूं यहां थाइमीन है तो यहां लगा दूंगा यूरेसिल, यहां भी थाइमीन है यहां लगा दूंगा यूरेसिल। बाकी का जो स्ट्रैंड है वो सेम टू सेम रहेगा, मतलब सी जी जी सी, फिर वापस से थाइमीन है तो थाइमीन की जगह पर मैं यूरेसिल लगाऊंगा, यूरेसिल, इधर भी थाइमीन है तो यूरेसिल लगा देता हूं। बाकी का जो स्ट्रैंड है वो सेम टू सेम नाइट्रोजनस बेसिस वाला रहेगा, तो यहां पर थाइमीन लगाया और यहां पर क्या आ जाएगा वापस से ए, यहां पर क्या आ जाएगा वापस से जी, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर सी। तो जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस बना वो क्या बना, जी सी ए यू यू सी जी जी सी यू। ऐसा कुछ मिलता जुलता अपन चारों ऑप्शंस में से देखें पहले, तो पहले में क्या है जी, अच्छा ओरिएंटेशन सेम रहेगा 5 से 3 प्राइम, तो जी सी ए यू यू, जी सी ए यू यू। यदि बाकी के ऑप्शंस देखें तो वहां पर ऐसा सीक्वेंस ही नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो जी सी ए यू यू, जी सी ए यू यू, सी जी जी बिल्कुल सही है, सी जी जी, सी यू ए, सी यू ए, जी यू ए सी, जी यू ए सी, डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन होता है वही सेम ओरिएंटेशन एमआरएनए का होता है। अब यदि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यदि आपको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन है उसका ऑपोजिट ओरिएंटेशन बनेगा आरएनए का। तो यदि यहां पर 3 प्राइम है तो यहां पर आएगा 5 प्राइम। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी है, नॉर्मल जैसे करते हैं, सी के साथ आता है जी, जी के साथ आएगा सी, टी की जगह पर अब टी के साथ कौन जुड़ता है ए, कोई बुराई नहीं, ए के साथ कौन जुड़ेगा, आरएनए है तो टी नहीं आएगा, क्या आएगा यू, यूरेसिल, ए के साथ वापस से यूरेसिल, जी के साथ वापस से सी, सी के साथ वापस से जी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी नहीं आएगा, कौन आएगा यू, टी के साथ तो ए ही आएगा, सी के साथ अगेन जी, उसके बाद ए के साथ वापस से टी नहीं आएगा, यू आएगा, दोनों टी के बाद एडेनिन एडेनिन और जी के साथ सी। यहां 5 प्राइम है तो यहां हो जाएगा 3 प्राइम। तो वापस से सीक्वेंस आप मैच कर सकते हैं, जी सी ए यू यू, जी सी ए यू यू, सी डबल जी, सी डबल जी, सी यू ए, फिर जी यू ए सी, जी यू ए सी 3 प्राइम। तो ये बन गया अपना आरएनए का सीक्वेंस। तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यदि कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है तो सब कुछ सेम टू सेम रखना है, बस आपको टी की जगह पर यू रिप्लेस कर देना है, सबसे सिंपल तरीका यही है। यदि नॉन कोडिंग दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से आप बनाते जाइए, बस टी की जगह पर क्या लगा देना है, एडेनिन के साथ यूरेसिल लगा देना है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट रेडी है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस अपन को ध्यान रखना है कि कब कौन सी प्रोसेस करनी है, कैसे बेस पेयरिंग करवानी है। अगला क्वेश्चन है, द फुली प्रोसेस्ड HNRNA इज कॉल्ड एज ए, अच्छा, और इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ बी इनटू द सी फॉर ट्रांसलेशन। कहने का मतलब यह है कि जो HNRNA पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका है, मतलब क्या, आरएनए जो बनता है यूकैरियोट्स में वो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। ये HNRNA का मतलब क्या है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का मतलब क्या है, हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, दो अलग अलग तरह के सीक्वेंस मिलेंगे इस आरएनए में। इस आरएनए में एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह के पार्ट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में आरएनए HNRNA को प्रोसेस कर देते हैं और सारे के सारे फंक्शनल सेगमेंट्स को जोड़ देते हैं, तो वो जो फाइनल आरएनए तैयार होता है दैट इज प्रॉपर प्रोसेस्ड mRNA, दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग।
तो यहां पर बोला गया है कि जो पूरी की पूरी स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो एचएनआरएनए होता है अल्टीमेटली दैट इज एमआरएनए, फुली प्रोसेस्ड, जो तैयार हो चुका है एमआरएनए, जो ट्रांसलेशन के लिए रेडी है, जिससे प्रोटीन बन सकता है, जो जीन को एक्सप्रेस करवाने की ताकत रखता है, ऐसा एमआरएनए क्या कहलाता है? अरे ऐसा एमआरएनए क्या एमआरएनए ही कहलाएगा? ऐसा एचएनआरएनए क्या कहलाएगा? एमआरएनए। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द, ये कहां बनता है? नाम में ही दिया हुआ है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, इसकी स्प्लाइसिंग होगी और एमआरएनए बन जाएगा। ये न्यूक्लियस में ही बनेगा एमआरएनए। तो इसको निकालकर कहां से लाना पड़ेगा? बाहर, न्यूक्लियस से। एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर कहां आएगा? जब आप न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे सेल में तो कहां जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। मतलब ये आरएनए कहां पर चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो आंसर क्या होना चाहिए? एचएनआरएनए कहां जाएगा भैया? एचएनआरएनए जो बना है उसको बोलेंगे एमआरएनए। इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस और आएगा कहां पर? ये इनटू द साइटोप्लाज्म। ए का होना चाहिए एमआरएनए, बी का होना चाहिए न्यूक्लियस और सी का होना चाहिए साइटोप्लाज्म। यदि अपन देखें तो पहले ही ऑप्शन में अपन को ये मिल रहा है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो वापस से अभी अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन ये दिख रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन ए डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 40% ऑफ थाइमीन? यानी आपसे पूछा गया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 40% थाइमीन है, तो आप बताइए कि इस डीएनए में ग्वानिन का कंटेंट कितना होगा। अपन जानते हैं वापस से अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, एडेनिन हमेशा बेस पेयरिंग करता है थाइमीन के साथ, तो एडेनिन और थाइमीन का कंटेंट होगा इक्वल। यहां पर थाइमीन जितना है उतना ही एडेनिन भी होगा, तो यानी एडेनिन और थाइमीन दोनों मिलकर कितना बना देंगे? क्योंकि थाइमीन की कंटेंट कितनी दी गई है? 40%, तो 40% थाइमीन, 40% एडेनिन, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 80% कंटेंट तो एडेनिन और थाइमीन का। बचा डीएनए कितना? 20%, तो 20% नाइट्रोजनस बेसेस जो डीएनए में है वो कौन कौन से होंगे? साइटोसिन और ग्वानिन, दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 20%। इसी 20% में से 10% तो होगा भैया साइटोसिन और इसी का आधा 10% होगा ग्वानिन, क्योंकि चारगाफ के रूल के हिसाब से साइटोसिन और ग्वानिन का कंटेंट भी इक्वल होना चाहिए और एडेनिन और थाइमीन का कंटेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि आप ग्वानिन का कंटेंट बताइए, तो ग्वानिन का कंटेंट कितना आ रहा है? 10%। सो करेक्ट आंसर विल बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केमिकली आरएनए इज डैश रिएक्टिव एंड क्यू स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। यदि आरएनए और डीएनए को कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है सेकेंड कार्बन पर आरएनए में, पेंटोज शुगर में, राइबोज शुगर में, जो कि उसकी ससेप्टेबिलिटी हाइड्रोलाइसिस के लिए बढ़ा देता है और इस कारण से आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। तो यहां पर इसी स्टेटमेंट को यदि पूरा किया जाए तो केमिकली आरएनए इज होना चाहिए मोर रिएक्टिव और स्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो लेस स्टेबल। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? पी का आना चाहिए मोर और क्यू का आना चाहिए लेस। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां दिख रहा है पी मोर स्टेबल, क्यू मोर रिएक्टिव, पी एंड क्यू लेस स्टेबल। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। तो देयरफॉर ये बात सही है कि आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। तो इस तरह से कुछ इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक बातें जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाई जाती है, वहां से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। इनको आप आराम से देखिए, समझिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं सबसे बढ़िया तरीका उसका है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में वापस से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, इसका मतलब है कि वो टॉपिक अपना कहीं ना कहीं वीक है। अपन उसको स्ट्रांग बना सकते हैं दोबारा उसको पढ़कर, और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखिए। अगली बार में जब आप अच्छे से प्रॉपर्ली उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चंस थे।